गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसकी नियुक्ति 1927 में हुई। इस कमीशन की आवश्यकता क्यों थी, इसके संदर्भ में जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष के बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति होनी थी। चूंकि ये सुधार 1921 में लागू हुए थे, इसलिए कमीशन की नियुक्ति 1931 में होनी चाहिए थी, पर ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही इस कमीशन की नियुक्ति कर दी थी, जिसका महत्वपूर्ण कारण ये समझा गया था कि 1919 में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और इस चुनाव में मजदूर दल के जीतने की संभावना थी और इसीलिए जो तत्कालीन सत्तारूढ़ दल था, कंजर्वेटिव पार्टी, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारतीयों का भविष्य मजदूर दल के हाथ में सौंपा जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मजदूर दल भारतीयों को स्वराज्य तुरंत प्रदान कर देगा और इसीलिए उन्होंने इस कमीशन की नियुक्ति समय से पूर्व कर दी। इस कमीशन की जो प्रमुख प्रतिवेदन जो उन्होंने दिया और उसमें जो प्रमुख सिफारिशें की वो किस प्रकार की थी, आइए हम इस वीडियो में या ई लेक्चर में जानें। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें भारत के संबंध में जो प्रमुख सिफारिशें की वो इस प्रकार थी। सबसे पहली, दोहरे शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ। प्रांतों में 1919 के अधिनियम के अनुसार शुरू हुआ दोहरा शासन अनेक दोषों और सांप्रदायिक विरोध के कारण सफल नहीं हो सका। अतः साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि इसको समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए और उनको प्रांतीय विधानमंडल की तरफ जिम्मेदार बनाया जाए। प्रांतों में गवर्नरों को विशेष शक्तियां दी जाएं ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर सके और अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। संविधान के असफल होने पर राज्यपालों को विशेष शक्तियों के अनुसार प्रांतों का शासन संभालने का अधिकार हो। गवर्नर जनरल का प्रांतों पर काफी बाह्य नियंत्रण हो, परंतु अंदरूनी मामलों में केंद्र का कम से कम दखल हो। तो पहला सुझाव दोहरे शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ था। दूसरा सुझाव, गवर्नरों और गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि प्रांतों और केंद्र में अल्पसंख्यक हितों की वर्गों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां दी जाए। प्रांतों और केंद्र में शासन को ठीक तरह चलाने के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। गवर्नरों को यह अधिकार दिया जाए कि वे अपने मंत्रिमंडल में एक या अधिक अनुभवी सरकारी अधिकारी शामिल कर सकें, जो चुना ना जाए, परंतु उसको गवर्नर या गवर्नर जनरल की तरफ जिम्मेदार ना बनाया जाए, बल्कि प्रांतीय विधानमंडल की तरफ जिम्मेदार बनाया जाए। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्ति में विस्तार की बात की गई। तीसरा सुझाव उनका था मताधिकार का विस्तार। 1926 में भारत का कुल 2.8% आबादी को मताधिकार प्राप्त था। इसलिए कमीशन ने मताधिकार के विस्तार की सिफारिश की और कहा कि कम से कम 10 से या 15% आबादी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने चुनाव की जो सांप्रदायिक पद्धति थी उसको कायम रखने का भी सुझाव दिया। तो तीसरी बात उन्होंने मताधिकार के विस्तार की कही, पर सांप्रदायिक निर्वाचन को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। चौथी चीज थी केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार। साइमन कमीशन ने केंद्र में दोहरे शासन को शुरू करना बिल्कुल अवांछनीय बताया और ये कहा कि केंद्र में पहले की भांति ही अनुत्तरदायी सरकार रहनी चाहिए। कमीशन ने केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण करने की शक्ति न देने का सुझाव भी दिया। कमीशन ने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता पर बल दिया और ये माना कि प्रतिरक्षा की समस्याएं ठीक से तभी हल हो सकती हैं जबकि केंद्र मजबूत होगा। तो केंद्र की जो शासन की शक्तियां हैं वो बहुत हद तक अनुत्तरदायी बनाने पर इस कमीशन ने जोर दिया। साइमन कमीशन के प्रतिवेदन की अगली बात थी प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार।
साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए और अधिक महत्वपूर्ण प्रांतों में 200 से 250 तक सदस्य शामिल किए जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सरकारी अधिकारी बिल्कुल ना रहें और मनोनीत गैर सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमंडल की समस्त संख्या के 10वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या थोड़ी थी, वहां मुसलमानों को विधानमंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की सिफारिश की गई। तो यहाँ फिर से ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो राज्य करो की नीति को जारी रखा और मुसलमानों को अधिक या जहाँ कम उनको प्रतिनिधित्व है वहाँ अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की जो बात थी उसको पहले की तरह दोहराया। उनका अगला सुझाव था बृहत्तर भारत की परिषद की स्थापना। भविष्य में संघ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने सिफारिश की कि भारत के लिए एक ऐसे परिषद की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों और वो कुछ साझा मामलों पर विचार करें। ये एक प्रकार से भविष्य में ब्रिटिश प्रांतों का संघ स्थापित किया जा सके उसकी एक तैयारी इसके द्वारा की गई। और अंतिम बात थी कि नया संविधान बनाया जाए। हर 10 वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच पड़ताल की पद्धति को छोड़ दिया जाए और नया संविधान इस लचीलेपन से तैयार किया जाए कि वो स्वयं ही अपने आप में विकसित हो। तो ये एक तरह से भारतीय असंतोष को कम करने का प्रयास था। तो अब हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण मांग जो भारतीय लंबे समय से कर रहे थे, औपनिवेशिक स्वराज्य की या डोमिनियन स्टेटस की, उसका कोई जिक्र नहीं था। केंद्र सरकार उत्तरदायी सरकार बने इसकी स्थापना की बात भी नहीं की गई और प्रतिरक्षा भारतीयों को सौंपने की बात की गई। प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित करने की बात उनके द्वारा की गई, परंतु राज्यपालों की स्थिति को भी एज इट इज बरकरार रखा गया, उसकी विशेष स्थिति को। तो ओवरऑल इससे कुछ बहुत गंभीर या बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था और इसी कारण सभी ने इसकी निंदा की। सर शिव स्वामी अय्यर का कथन था कि एक रिपोर्ट फटे कागज की ढेरी से में रखने योग्य ही है, इससे अधिक नहीं है। तो इस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा दोष रहा वो यही था जो कि एंड्रयूज ने बताया कि इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन से सारे देश में पैदा हुए परिवर्तन और जनता की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं की पूरी तरह उपेक्षा की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भारतीयों को कोई विशेष महत्व नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि ऐसा लगे भारतीयों को, एक आशा जगे कि इस साइमन कमीशन के बाद कुछ विशेष परिवर्तन हो सकते हैं। पर जब बाद में 1935 का अधिनियम आया तो उसमें कई सारी बातें इसमें से उस अधिनियम के अंतर्गत ली गई और इस तरीके से एक साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन साबित हुआ जिसने बहुत गंभीर विरोध को झेला, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसमें कोई ऐसे भारत को कुछ विशेष हासिल होगा ऐसा कुछ नजर नहीं आया और इस प्रकार से ये जो रिपोर्ट थी उसका ये स्वरूप हमारे सामने आता है। धन्यवाद।